गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और लॉकडाउन में अपनी स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे और इसमें उस जो आप वीडियो देख चुके हैं उसके आगे हम लोग इस सेशन को बढ़ाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो लगता है कि हाँ, हमारी वीडियो आपके काम आ रही है। ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले चैप्टर में या पिछले वीडियो में आपको बताया था बकल कैविटी में हमने जो स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं, टंग होता है, ये हमने कवर कर लिया था। इसके आगे का पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ह्यूमन टीथ के बारे में, मनुष्य के दांत के बारे में। तो आज का सेशन में भी हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि काफी ऑर्गन्स कवर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग क्या करें, एक स्क्रीनशॉट लें और इस डायग्राम को ड्रॉ कर लें, क्योंकि इसी डायग्राम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेशन लंबा हो सकता है, तो हो सकता है कि सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख ना पाऊं, तो आप जो भी मैं बोल रहा हूं उसे नोट डाउन करते समय चले, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें आपको नोट डाउन ही करना पड़ेगा। सारी चीजें मैं बोर्ड में नहीं लिख सकता हूं। तो ध्यान रखिएगा, जो ह्यूमन टीथ है इसकी 3 प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले तो इसे आप नोट डाउन कर लें। ये हेट्रोडोंट होता है, विषम दंती होते हैं, यानी ये 4 प्रकार के दांत होते हैं ह्यूमन में। दूसरा, ये थिकोडोंट होते हैं, यानी गर्त दंती होते हैं। ये दांत जो होता है वो एक गर्त में धंसा होता है, ठीक है, एक कैविटी में स्थित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये डाइफेओडोंट होते हैं, यानी ये द्विवार दंती होते हैं, यानी ह्यूमन टीथ जो है वो 2 बार आता है। जैसे आप देखते हैं कि मिल्की टीथ और उसके बाद परमानेंट टीथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो देखिए, एक कैविटी होगी, कैविटी में रूट होगी और इसके ऊपर ऐसे टीथ होगा। ठीक है, जिसका ये वाला भाग हम लोग नेक बोलते हैं, यानी ग्रीवा बोलते हैं, और ये वाला भाग क्राउन होता है, यानी शिखर होता है। ठीक, सबसे बड़ी बात जो यहां पे आपको नोट डाउन करना है, इसके ऊपर एक परत होती है जिसे हम कहते हैं इनेमल। और ये जो इनेमल होता है ये हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है। ये आप नोट डाउन करिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको दांतों के विषय में पूछे जाएंगे और आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि एक वयस्क मनुष्य के बकल कैविटी में टोटल 32 दांत होते हैं, ये आपको नोट डाउन करना है। दूसरी बात आपको नोट डाउन करना है कि जो मिल्की टीथ होते हैं, मिल्की टीथ यानी दूध के दांत, इनकी संख्या 20 होती है। ठीक है, और नेक्स्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है विजडम टीथ, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं अक्ल की दाढ़। और ये जो अक्ल की दाढ़ होती है इसकी संख्या 4 होती है। ये स्पेसिफिक एज में आता है, लगभग 22-23 की उम्र के बाद ये बकल कैविटी में आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब ये दांत आ जाते हैं तो कुछ विशेष प्रकार की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे इनकी संख्या जो होगी वो 4 होगी। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। एग्जाम में कई बार दांतों के नाम के साथ उनकी संख्या पूछी जाती है, तो बहुत ही एक ट्रिकी वे में मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपकी बकल कैविटी है और यहां पे टोटल 32 दांत हैं, तो ध्यान रखिएगा 16 दांत इधर होंगे और 16 दांत इधर होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि 8 दांत ऊपर, 8 नीचे, इधर भी 8 ऊपर और इधर भी 8 नीचे। यानी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एक आपको सिमिट्री मिलेगी, एक समावयता आपको मिलेगी, और ये काफी अच्छा है। इससे आप लोग एग्जाम में सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो दांत होते हैं वो 4 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 होते हैं।
आप देखिए इनके नंबर आपको कैसे याद करना है, तो एक नंबर याद करिए, कौन सा नंबर, 2 1 2 3, ये नंबर आपको याद रखना है, 2 1 2 3। अब इधर देखिए, इधर दो दांत होंगे इंसाइजर, फिर एक होगा केनाइन, फिर एक होगा प्रीमोलर और एक होगा मोलर। ऐसे ही नीचे भी होंगे, ऐसे ही नीचे भी होंगे, ठीक है। अब देखिए टोटल अगर आप ऐड करते हैं तो आ जाएगा 8/8। यहां पे मैथ मत लगाइएगा, बायोलॉजी का फॉर्मूला है, 8 ऊपर 8 नीचे, 8 ऊपर 8 नीचे। ऐसे इधर भी है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, तो 16 ऊपर 16 नीचे, और टोटल कितने हो गए, 32। अब आपसे जब एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे कि दांतों की संख्या कैसे कितनी होगी, इंसाइजर की कितनी होगी, तो 2 2 4 और 4 4 8, टोटल 8। अगर पूछ दिया मोलर की संख्या कितनी, तो 3 3 6 और मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 12। तो अगर कोई पूछे कि मोलर की संख्या कितनी होगी, तो 12 होगी। ये पूरा ओवरऑल आपका जितना भी एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा यहां से कवर हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं एलिमेंट्री केनाल के विषय में। यहां पे देखिए कई बार क्या होता है कि आपको डाउट हो जाता है कि फूड कैसे आगे प्रोसेस करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। तो एक बार मैं यहां पे क्लियर कर दूं। देखिए बकल कैविटी से सबसे पहले आप इंजेक्शन करेंगे, अंतर ग्रहण करेंगे भोजन का, न्यूट्रिशन का। उसके बाद ये ओसोफेगस से होते हुए कहां आएगा, स्टमक में आएगा। स्टमक से ये बाहर निकलेगा और पहुंच जाएगा छोटी आंत में, ठीक है। ये भोजन लीवर और पेंक्रियाज में नहीं जाएगा, यहां से जो जूस आएंगे वो यहां पे मिल जाएंगे। उसके बाद यहां पे पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद ये अवशोषण की प्रक्रिया शुरू होगी और पूरे बड़ी आंत में अवशोषण की प्रक्रिया होते होते ये रेक्टम से डेफिकेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल रहेगा, ठीक है। तो यहां पे ये पूरा एलिमेंट्री केनाल है, इसको समझ लीजिएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बकल कैविटी में हम लोगों ने टीथ देख लिया, टंग देख लिया, स्लाइवरी ग्लैंड देख लिया, लार ग्रंथियों को हम लोग देख लिए। अब हमें यहां पे देखना है कि जो लार होता है, इस लार में कौन से एंजाइम होते हैं, कौन से एंजाइम होते हैं। अब यहां पे रटने वाली चीजें आ रही हैं, आपको ध्यान से रटना है, बहुत अच्छे से इसको देखना है ना, ताकि एग्जाम में आपके सवाल सॉल्व हो सके। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 एंजाइम होगा, 1 2। पहले का नाम है टाइलिन और दूसरे का नाम है माल्टेज। ध्यान रखिएगा, पहले का नाम टाइलिन, दूसरे का नाम माल्टेज। टाइलिन जो है ये स्टार्च पे काम करेगा, यानी मांड पे काम करेगा, और किस में बदल देगा, माल्टोज में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा टाइलिन किस पे काम करेगा और किस में बदलेगा ये। अब जो माल्टेज है ये माल्टोज में काम करेगा और ये बदल देगा किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। ये 2 एंजाइम है और दोनों एंजाइम के काम आपको समझ में आ गए। यहां पे देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि जब आप रोटी खाते हैं और रोटी चबाने के बाद कुछ देर बाद कुछ मीठेपन का एहसास होता है, तो क्या रोटी में शक्कर मिली है, नहीं, ऐसा नहीं है। रोटी में जो स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ और माल्टोज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और आपका जो ग्लूकोज होता है वो स्वीट शुगर होती है, मीठी शर्करा होती है, जिससे आपको मीठेपन का एहसास होता है, ठीक है। तो कभी भी आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए, देखिए ये कहां हो रहा है, ये बकल कैविटी में हो रहा है, मुख गुहा में हो रहा है। तो कभी भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पाचन की प्रक्रिया कहां शुरू होती है, तो आपको जवाब देना है कहां शुरू होती है, मुख गुहा में शुरू होती है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, टाइलिन और माल्टेज, ठीक है।
कई बार इसी को स्लाइवरी एमाइलेज बोल दिया जाता है, स्लाइवरी एमाइलेज बोल दिया जाता है, जो टाइलिन और माल्टेज का मिक्सअप होता है, जो स्टार्च को सीधे ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, स्टार्च को सीधे किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो ये ओवरऑल जो है बकल कैविटी के विषय में आपको जानकारी मिल गई। इससे ज्यादा मुख गुहा में आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। देखिए, आई नो दैट कि थोड़ा सा डीप होता है, थोड़ा सा मैं डीप आपको बता देता हूं, बट यहां पे ध्यान रखिएगा, मैं डीप वहीं तक जाता हूं जहां तक आपके क्वेश्चंस टच होते हैं, ठीक है। अब हाँ, आपको सरफेशियल वे में पढ़ लेना है, खुद को एक सेटिस्फेक्शन दे देना है कि हमने पढ़ लिया, तो फिर अलग बात है। बट अगर रियली में आपको सवाल सॉल्व करने हैं, एग्जाम निकालने हैं, तो यहां तक आपको टच करना पड़ेगा, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका ऑर्गन है वो ओइसोफेगस है। ओइसोफेगस को हम लोग हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी में आपको एक चीज याद रखना है कि एक ट्रैक होता है, एक पाथ होता है जो बकल कैविटी मुख गुहा से भोजन को स्टमक तक पहुंचाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहां पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये यहां पे जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में ओइसोफेगस से लेके आंतों तक एक गति पाई जाती है जिसे आप कहते हैं क्रमाकुंचन की गति, पेरिस्टालिक मूवमेंट, क्रमाकुंचन, ये गति पाई जाती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अगर हम बात करें मेल की तो केवल एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है, बट अगर हम बात करें फीमेल्स की तो एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ उनका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसमें भी क्रमाकुंचन की गति पाई जाती है। तो ओइसोफेगस में बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे आप देखिए भोजन कहां पहुंचेगा, आगे भोजन पहुंचेगा स्टमक में। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन होगा वो क्या हम लोग पढ़ेंगे, स्टमक। चलिए स्टमक के विषय में पढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको यहां पे याद रखना है। सबसे पहले तो ये 3 भाग में बटा होता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ये 3 भाग में बटा होता है। कौन कौन सा, फंडिक, पाइलोरिक एंड कार्डियक। कौन कौन सा, फंडिक, पाइलोरिक एंड कार्डियक, 3 भाग में ये बटा होता है। उसके बाद हम लोग इसमें आगे का फैक्ट देखेंगे। इसमें जो भोजन है, जो न्यूट्रिशन है, वो बेसिकली 4 आवर के लिए स्टे करता है। औसत या एवरेज अगर हम कहें तो 4 घंटों के लिए रुकता है। अब आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है, बट बेसिकली ये 4 आवर के लिए यहां पे रुकता है। आगे हम बात करते हैं कि इसमें ऑसेंटिक सेल होती है, ऑसेंटिक सेल पाई जाती हैं, और ये ऑसेंटिक सेल HCl का सिक्रेशन करती हैं। किसका सिक्रेशन करती हैं, HCl का सिक्रेशन करती हैं, जिसकी वजह से यहां का जो pH होता है वो एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। और जो कितना होगा, pH कितना होगा, pH होगा 1.8। ठीक है, मैं यही भर डाटा क्यों दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है और 1.8 ही लिया है, तो इसका pH कितना होगा, 1.8। अब अगर आपसे पूछे कि किसकी वजह से इसका pH एसिडिक होता है, तो किसकी वजह से होता है, HCl की वजह से होता है। HCl कौन सिक्रेट करती हैं, तो ऑसेंटिक सेल सिक्रेट करती हैं। आप देखिए यहीं पे स्टमक में ही एक और ग्रंथि पाई जाती है, छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और उन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां, और यहीं से क्या होगा, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होगा। ठीक है,
आप देखिए यहां पे हमारा जो अगला गोल होगा वो गैस्ट्रिक जूस को पढ़ना होगा, गैस्ट्रिक जठर रस को पढ़ना होगा, क्योंकि जठर रस में ही एंजाइम पाए जाएंगे और वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस की। गैस्ट्रिक जूस की ध्यान रखिएगा, यहां पे दो इंपॉर्टेंट आपके एंजाइम है जो आपको याद रखना है। सबसे पहला एंजाइम है पेप्सिन और दूसरा एंजाइम है रेनिन। ये याद रखना है आपको, पेप्सिन और रेनिन। यहां पे देखिए पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देगा, पेप्टोन में। प्रोटीन को बदल देगा किस में, पेप्टोन में बदल देगा। और अगर हम बात करें रेनिन की, तो रेनिन क्या करेगा, रेनिन क्या करेगा, रेनिन कैसिनोजन को किस में बदल देगा, कैसिन में बदल देगा। रेनिन क्या करेगा, कैसिनोजन को कैसिन में बदल देगा। यानी आप कह सकते हैं कैसिनोजन को ये कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कैसिन कहते हैं। ठीक है, ये दो एंजाइम है, दो एंजाइम ही आपसे पूछे जाएंगे। ये ओवरऑल आपका स्टमक के बारे में हो गया। अब इसके आगे हम लोग अब देखिए इसके बाद जो हमारा ऑर्गन है, ये हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पेंक्रियाज पढ़ेंगे और लीवर पढ़ेंगे, क्योंकि स्टमक से निकलने के बाद जो भोजन है वो छोटी आंत तक पहुंचता है और यहीं पर लीवर से एंजाइम जो भी जूस वगैरह है और पेंक्रियाज से जो जूस है वो यहाँ पे आके मिक्स हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लीवर के विषय में, सबसे पहले पढ़ते हैं लीवर के विषय में। यहां पे सबसे पहले आपको लीवर के विषय में कुछ बातें नोट डाउन करनी है। यहां पे सबसे पहली बात आप लिखेंगे कि ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। सबसे पहली बात आप याद रखिए कि ये ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि लीवर में जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है, यानी आप कह सकते हैं कि एक स्कीटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है, एक उत्सर्जी अंग की तरह भी कार्य करता है। अगली बात आपको याद रखना है कि यही लीवर में ही हिपैरिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण होता है, जो रक्त का थक्का जमाने और रक्त का थक्का जमने से रोकने में काम करता है। ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि लीवर में ही लीवर से ही जो बाइल जूस, यानी लीवर में जो गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, इससे जो बाइल जूस निकलता है वो विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लीवर में जो गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ये तो लीवर का हुआ। अब हमारा जो पित्त रस है, जो बाइल जूस है, वो कहां से निकलेगा, गॉल ब्लैडर से निकलेगा। तो देखिए जो गॉल ब्लैडर होता है, इससे क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस निकलता है। और इस बाइल जूस के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहां से काफी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो बाइल जूस है, बाइल जूस येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और ये येलो कलर का क्यों होता है, क्योंकि बाइल जूस में बेसिकली बिलिवर्डिन और बाइलरुबिन नाम के दो कलरेंट पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्णक होते हैं दो तरह के, बाइलरुबिन और बिलिवर्डिन। आप जानते हैं कि जब इन्हीं का अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है, जॉन्डिस रोग हो जाता है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये नियर अबाउट 600 ml पर डे सिक्रीट होता है।
600 ml पर डे सिक्रेट होता है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसका जो pH होता है वो 7.7 होता है। कितना होता है? 7.7 होता है। अगली बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो बाइल जूस होता है इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, बट ध्यान रखिएगा बाइल जूस जो होता है ये एमल्सिफिकेशन में रोल प्ले करता है, यानी वसा का पायसीकरण करता है। अगर वसा का पायसीकरण ना हो तो वसा का पाचन नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी का गॉल ब्लैडर नहीं है तो वसा का पाचन उसमें अच्छे से नहीं होगा। ये यूपीएससी में सवाल पूछा गया था कि अगर किसी का गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो वसा का पाचन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वसा का पायसीकरण नहीं होगा, एमल्सिफिकेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से वसा का पाचन नहीं होगा। तो ये ओवरऑल था लीवर के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसके विषय में? पैंक्रियाज के बारे में, ठीक है। ये दोनों ग्लैंड है। अब आप यहां पे सबसे पहला आपको याद रखना है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी ये ह्यूमन बॉडी की सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड है, ये याद रखिएगा। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या है ये आगे आपको पता चलेगा, यहां पे ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको याद रखना है कि जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से एक रस निकलता है जिसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो पैंक्रियाटिक जूस होता है इसका जो pH होता है वो 7.5 टू 8.3 तक होता है। 7.5 टू 8.3 तक होता है। अब आगे यहां पे हम लोग बात करते हैं कि जो पैंक्रियाटिक, देखिए जो मैं लिख रहा हूं उसे प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा मुझे जल्दी करना पड़ रहा है। मैं चाहता तो इसे 2 पार्ट में बना सकता था, बट ध्यान रखिएगा इससे रिदम टूट जाता है। अगर हम एक पार्ट में इसको कवर नहीं करेंगे तो रिदम टूट जाएगा। तो हो सके तो आप लोग पूरा नोट डाउन करते चलिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ये चीज हमें यहां देखना है। तो देखिए पैंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रिप्सिन। पहला अगर हम बात करें एंजाइम की तो सबसे पहला ट्रिप्सिन होगा। दूसरा है एमाइलेज और तीसरा कौन सा है? लाइपेज। तीसरा कौन सा है? लाइपेज। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि पैंक्रियाटिक जूस में कितने एंजाइम पाए जाते हैं तो आपको जवाब क्या देना है? पैंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। देखिए कुछ एंजाइम और भी हैं, है ना, बट यहाँ पे 3 मेजर एंजाइम है जो आपको याद रखना है। अब चलिए यहाँ पे फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि ये किसका किसका पाचन करते हैं। तो देखिए आपको लिखना है, मैं बोलता जा रहा हूं। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, यानी इसको एमिनो एसिड में बदल देगा। एमाइलेज जो है वो स्टार्च को करेगा, इसको ग्लूकोज में बदल देगा, यानी ये कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। किसको पचाएगा? कार्बोहाइड्रेट को। और अगर हम लाइपेज की बात करें तो लाइपेज फैट को पचाएगा, यानी फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये 3 एंजाइम है, तीनों एंजाइम के काम आपको पता चल गए। आप देखिए यहां पे एक बहुत अच्छी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। आपका जो न्यूट्रिशन होता है उसमें जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 3 ही होते हैं, प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, और इन तीन के तीनों को जो पैंक्रियाटिक जूस है वो पचा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। इसीलिए कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है वो किसको कहा जाता है, पैंक्रियाटिक जूस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन की ध्यान रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ही फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। सबसे पहले तो ये है कि ये 22 फीट लंबी होती है। 22 फीट क्या होगी, लंबी होगी। ठीक है, थोड़ी सी नाइंसाफी है, छोटी आंत ज्यादा लंबी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है ना, नाम के अपोजिट। तो याद रखिएगा ये 22 फीट लंबी होती है। ठीक, उसके बाद आप लोग यहां पे याद रखिएगा कि छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। तो यहां पे एक पॉइंट नोट डाउन करिएगा कि छोटी आंत के डेड्यूनम में पाचन पूर्ण होता है। छोटी आंत के डेड्यूनम में पाचन पूर्ण होता है। डेड्यूनम को हिंदी में क्या कहते हैं, पक्वाशय कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि छोटी आंत में अवशोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात आपको याद रखना है, यहां पे पोषक तत्व का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है, पोषक तत्व का अवशोषण होता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो मैं ऊपर से नीचे लिखता हूं, आप लोग भी नोट डाउन करते चलिएगा। पहला है सुक्रेज, दूसरा है माल्टेज, तीसरा है लाइपेज, चौथा है लैक्टेज और पांचवा है इरेप्सिन। ये 5 एंजाइम हैं जो आपको याद करने हैं। थोड़ा सा यहीं पे डिफिकल्ट पड़ता है आपको याद करना, बट मैं अभी बता दूंगा इसको कैसे याद करना है। ये 5 एंजाइम हैं जिनको आपको याद रखना है। यहां पे देखिए कौन किस पे काम करेगा, ये सुक्रोज पे काम करेगा। ये किस पे काम करेगा, सुक्रोज पे काम करेगा। ये सुक्रोज पे काम करेगा। ठीक, और इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ये माल्टोज पे काम करेगा और इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। लाइपेज जो है ये फैट पे काम करेगा, उसे ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जो लैक्टेज है ये लैक्टोज में काम करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। इरेप्सिन जो है वो प्रोटीन पे काम करेगा और एमिनो एसिड में बदल देगा। ठीक है, चलिए इसको याद करने का एक आसान तरीका मैं बताता हूं। देखिए SMILLE, आप थोड़ा सा स्पेलिंग याद रखिए किसकी, स्माइली की। ठीक है, अब इसमें देखिए S से सुक्रोज, M से माल्टोज, I को नहीं पढ़ना है, L से लैक्टेज, L से लाइपेज और E से इरेप्सिन। यानी ये शब्द याद रखिए, आपको 5 के 5 एंजाइम याद हो जाएंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो हमारा लास्ट पार्ट है वो क्या है, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें आपको छोटा सा एक फैक्ट याद रखना है
कि ये 5 फीट लंबी होती है। कितनी फीट लंबी होती है? 5 फीट लंबी होती है। ये 3 पार्ट में बटी होती है, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो सीकम इंपॉर्टेंट नहीं है, कोलन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रेक्टम इंपॉर्टेंट है। ये छोटी आंत का सबसे आखिरी बड़ी आंत का सबसे आखिरी भाग होता है, और यहाँ पे अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, यानी अपचित भोज्य पदार्थ इकट्ठे होते हैं। दूसरी बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होगा किसका? वाटर का। किसका एब्जॉर्प्शन होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और यहां पे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, केवल किसका एब्जॉर्प्शन होगा? वाटर का। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, बड़ी आंत में कुछ ज्यादा आपको नहीं याद करना पड़ेगा। इस तरह से आप लोगों ने ओवरऑल पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देख लिया। ध्यान रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद 2 पार्ट में कवर होगा ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण, 2 पार्ट में कवर होगा। इसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन न्यूट्रिशन का साथ में क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, इसको थोड़ा सा गैप लेके आप लोग इसको कवर करें, और मैं चाहूंगा कि एक ही बार में कवर करें, इसको नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं। थोड़ा सा ये बोरिंग पार्ट भी है ना, बट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। इसके बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, है ना, नोट डाउन करिए, कोशिश करिए कि जितना हो सके इस वीडियो को, इस चैनल को स्प्रेड करें, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन बनता रहे, है ना, वीडियो बनाने में अच्छा लगे कि हाँ इससे आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, पढ़ाई केवल ऐसी ही नहीं है कि आप इंटरेस्टिंग चीजों को ही पढ़ें। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग चीजों को ही पढ़ेंगे तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम निकल जाए, है ना। सिलेबस की उन चीजों को भी पढ़ना पड़ता है जो थोड़ी सी बोरिंग होती हैं। आई नो दैट ये जो पार्ट था वो थोड़ा सा बोरिंग था, आपको कई चीजें रटनी पड़ेंगी, कई चीजें याद रखनी पड़ेंगी, पर ध्यान रखिएगा, है, इन्हीं चीजों से ही आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छा करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।